हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण यानी आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है ना, वैसे इंग्लिश में भी हिंदी में भी ग्रामर होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारी ग्रामर में आता है भाषा। भाषा क्या होता है? यहाँ पे भाषा की डेफिनेशन दी हुई है। भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम अपने अंदर क्या फील करते हैं या हम क्या बोलना चाहते हैं, तो जिस तरीके से या जिस साधन को हम यूज करते हैं, हम कैसे एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं या हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो जिस तरीके को हम यूज करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। हर देश की अपनी एक भाषा होती है। कैसे? क्योंकि उनके जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशन को शो करने के लिए कुछ सिंबल बनाए। सिंबल के बाद उन सिंबल्स को जोड़ के उन्होंने एक दूसरे से कनेक्शन करना शुरू किया, आदान प्रदान करना शुरू किया। वही उनकी भाषा बन गई। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे इंग्लिश में लेटर्स होते हैं ABCD, वो सिंबल्स हैं, उनको जोड़ा उन्होंने और एक भाषा बना दी, इंग्लिश भाषा। ऐसे ही हमने हिंदी में अपने अक्षर लिए, आ का खा, इन सबको लेके हमने जोड़ा और उनसे एक अपनी भाषा बना ली। तो भाषा इसी को कहते हैं। भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। हम अपने विचार, अपने भाव, अपनी बात जो कहना चाहते हैं उसको किस तरीके से बता रहे हैं, उससे हम भाषा कहते हैं। ठीक है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है। मौखिक भाषा की डेफिनेशन क्या है? मन के विचारों को बोलकर और सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी हम सिर्फ खाली अपने अंदर जो फील कर रहे हैं उसको हमने बोला और दूसरे की बात सुनी। तो सुनकर और बोलकर हमने सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से अपने विचार या हमारे अंदर जो फील आ रही थी या हम जो हम बात कहना चाह रहे थे, उस बात को हमने सिर्फ खाली बोलकर और सुनकर समझा एक दूसरे से। तो इससे हम बोलते हैं मौखिक भाषा। इसमें हमने कुछ भी लिखा नहीं, कुछ भी पढ़ा नहीं। तो ये है हमारी मौखिक भाषा। ठीक है। दूसरी होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा की डेफिनेशन क्या है? मन के विचारों को लिखकर या पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब जैसे आपको कोई बात कहनी है तो आपने एक लेटर लिखा, ठीक है, और किसी का लिखा हुआ या न्यूज़पेपर या किसी की कॉपी को आपने पढ़ा, तो लिखकर या पढ़कर आपने उसकी बात को समझा या उस चीज को समझा या कोई टॉपिक को आपने लिखकर या पढ़कर समझा। तो ये हमारी होती है लिखित भाषा। तो आपको समझ में आया कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। जो अब आता है बोली और मातृभाषा क्या होता है। तो उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि अब आप मुझसे ट्यूशन भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरी ये जीमेल दिखाई दे रही है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे ट्यूशन ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरी मेरी वेबसाइट का और मेरी जीमेल का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये है, सबसे पहले आता है बोली। बोली क्या होता है? बोली की डेफिनेशन है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। प्रायः बोली का लिखित रूप नहीं होता। हरियाणवी, बुंदेली, राजस्थानी, बघेली, गढ़वाली आदि प्रचलित बोलियां। देखो बच्चों, हमारा देश बहुत बड़ा है, भारत। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज हैं। ठीक है। तो हर लैंग्वेज की अपनी एक ओरिजिन है। एक छोटा सा गांव था जहां से, एक छोटी सी जगह थी जहां से लोगों ने अपने तरीके से बोलना शुरू किया। तो वो एक सीमित क्षेत्र था, एक छोटी सी जगह थी जहाँ के पर्टिकुलर लोग उतनी ही भाषा को, उसी भाषा को यूज कर रहे थे। फिर थोड़ा सा आगे ब्रॉड हुआ, भाषा का डेवलपमेंट हुआ, भाषा एक बड़ी लैंग्वेज बन गई। तो वो जो सीमित लैंग्वेज थी ना, जो छोटी बोली, जो लोग मिलके उतनी ही जगह पे बोल रहे थे, तो उसी को हम बोलते हैं बोली। यानी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, उसके आगे उसको नहीं बोला जाता, उसके आगे उसका एक डेवलप रूप आ गया है। तो यानी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जैसे हरियाणा में आप आते हैं
तो वहाँ पे क्या बोली जा रही है? हरियाणवी। बुंदेल में बुंदेली बोली जा रही है। राजस्थान में राजस्थानी। इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बोलियां हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। तो आपको बात समझ में आई कि एक लिमिटेड एरिया में जो भाषा का यूज कर रहे हैं लोग, उसी को हम बोली कहते हैं। ठीक है। अब आता है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? डेफिनेशन है, बच्चा जो भाषा अपने माता पिता से तथा घर में अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। हमारे देश में प्रत्येक प्रदेश की अपनी अलग भाषा है, इसलिए अलग अलग राज्यों की मातृभाषा भी अलग अलग होती है। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं, तो अलग अलग भाषा भी बोली जाती है। ठीक है। तो अब जैसे आप जब छोटे थे तो आपके घर में, जैसे मान लीजिए आप पंजाब से हैं, तो आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपके घर वाले सब पंजाबी बोल रहे हैं, तो पंजाबी भाषा आपकी क्या हुई? मातृभाषा। बाद में जब आप स्कूल में आए तब आपने और लैंग्वेज सीखी। ठीक है। तो आपकी मातृभाषा क्या हुई? जिसको आपने बाय बॉर्न सीखा अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से, तो वो भाषा हमारी होती है मातृभाषा। ठीक है। समझ में आया आपको कि बोली और मातृभाषा क्या होता है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है बच्चों राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा की डेफिनेशन देखिए क्या है? देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे फ्रांस की फ्रांसीसी, पुर्तगाल की पुर्तगाली इत्यादि। ठीक है। तो राष्ट्रभाषा क्या हुई? जो पूरी कंट्री में ज्यादातर लोग बोल रहे हैं उसको हम बोलते हैं राष्ट्रभाषा। जो पूरी कंट्री में, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी भाषा यूज करें, एक फिक्स लैंग्वेज हर कंट्री की होती है। ठीक है। तो उसी को हम वहाँ की नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए, फ्रांस ले लिया हमने। फ्रांस में क्या बोली जा रही है? फ्रेंच बोली जा रही है, यानी फ्रांसीसी। पुर्तगाल में क्या बोली जा रही है? पुर्तगीज यानी पुर्तगाली। अपने इंडिया में क्या बोली जा रही है? हिंदी। तो अपनी ये सब हमारी क्या है? ये सब क्या है? राष्ट्रभाषा, जो ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं बात करने में, किसी काम करने में, उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है। अब आता है राजभाषा। राजभाषा क्या होता है? देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। ठीक है। क्या होता है राजभाषा? जैसे आप किसी ऑफिस में गए तो आपको जिस लैंग्वेज में वहाँ के सारे पेपर मिलते हैं का आपको साइन करना है, या आप उसको पढ़ते हैं या लिखते हैं, या जो काम करते हैं आप किसी ऑफिस में जाकर या किसी स्कूल में जाकर, जिस लैंग्वेज की प्रेफरेंस होती है उससे हम बोलते हैं राजभाषा। तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था? सितंबर 14 को 1949 में ये डिक्लेयर हो गया था कि हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है। तो आपको समझ में आया कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। चलिए आगे चल। अब आता है विश्व की प्रमुख भाषाएं। वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कुछ लिमिटेड ही दी हुई हैं, तो आप उनको पढ़िए। क्या लिखा है? विश्व में अनेक भाषाएं पढ़ी और लिखी जाती हैं। विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी जाती है, इसलिए अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं। देखिए बच्चों, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, तो उन सबको समझना पढ़ना तो इतना इजी नहीं है कि आप सारी ही लैंग्वेज याद कर ले या पढ़ ले। तो क्या किया कि इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया गया, क्योंकि ज्यादातर देशों में इंग्लिश बोली जा रही थी, तो इंग्लिश को प्रेफरेंस दी गई कि इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए, यानी ग्लोबल लैंग्वेज बना देनी चाहिए सबकी कन्वीनियंसी के लिए, कि अगर कोई दूसरे देश में जाता है तो उसको दिक्कत ना हो। तो यानी इंग्लिश को हर कंट्री में करीब करीब सिखाया जाता है। ठीक है।
तो इंग्लिश इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जहाँ पे कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे उनकी अपनी ये लैंग्वेज है। क्या है? जैसे जापान में क्या बोली जा रही है? जापानी। रूस में क्या बोली जा रही है? रूसी। चीन में चीनी लैंग्वेज। इंग्लैंड में इंग्लिश। फ्रांस में फ्रेंच या फ्रांसीसी आप बोल सकते हैं। भारत में हिंदी। जर्मनी में जर्मन। स्पेन में स्पेनिश। तो ये अपने अपने देश की ये भाषाएं हैं। तो ये वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है। बट इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारी क्या है? पूरे वर्ल्ड की इंग्लिश, जिससे कि हर व्यक्ति हर आदमी एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सके, इसलिए इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों आता है लिपि। लिपि क्या होता है? देखिए डेफिनेशन क्या है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बना दिए गए हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। लिपि के माध्यम से ही हम अपनी बात को लिखकर कह सकते हैं। इस प्रकार जैसे भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होता है, इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही लिपि कहा जाता है। देखिए लिपि क्या होता है? बेसिकली जो हम यूज करते हैं अक्षर या फिर अल्फाबेट या जो सिंबल, जैसे ए क्या है? एक तरीके की डिजाइन है, उसको हमने क्या बोला? ए। बी क्या है? एक तरीके के लिखने का तरीका है, एक चिन्ह है जिसको नाम दे दिया बी। तो ये क्या है? चिन्ह है। किस चीज की? लिपि। इसी को हम लिपि कहते हैं। अब हम अपनी भाषा में आते हैं तो अ क्या है? एक तरीके की डिजाइन है जिसको हमने हमारे पूर्वजों ने बनाया और उसको नाम दे दिया अ। इसको हम बोलेंगे अ। दूसरा उन्होंने बनाया आ, इसको बोला उन्होंने कि इसको हम बोलेंगे आ। फिर इन्होंने बनाया का, बनाया खा, बनाया गा, बनाया। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे चिन्ह बना दिए। इन्हीं चिन्हों को उन्होंने एक ग्रुप में बना दिया। इन्हीं चिन्हों को जिनको हम यूज करके हमने अपनी भाषा बना ली, यही चिन्ह और इन चिन्हों को उन्होंने एक साउंड दे दी, एक ध्वनि दे दी कि इनको बोलना कैसे है। तो यही हमारी लिपि होती है। तो आपको बात समझ में आई कि हर एक भाषा में अपने चिन्ह होते हैं, उनका एक अपना साउंड होता है, उसी को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश की लिपि क्या हुई? ए बी सी डी। ठीक है, अपनी भाषा में लिपि क्या हुई? आ ई। तो ये क्या है? हमारे चिन्ह हैं जिनको हमने साउंड दिया कि इसको हम आ बोलेंगे, इसको आ बोलेंगे। तो ये सब हमारी क्या है? लिपि। तो आपको समझ में आया कि भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह जो बनाए गए हैं, उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। अब इनको बनाया कैसे गया? प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, हर एक लैंग्वेज की होती है, ये आपको पता है। जैसे हिंदी की क्या है? हिंदी को जो हमने चिन्ह बनाते हैं उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया कि वो लिपि हमारी क्या है? देवनागरी। इसी तरह से इंग्लिश में क्या है? अंग्रेजी में क्या है? जो लिपि ABCD है उसको क्या नाम दिया गया? रोमन। ठीक है, इसी तरह से हम आते हैं संस्कृत। संस्कृत भी देवनागरी है क्योंकि हिंदी संस्कृत से ही बनी है। इसकी मेन लैंग्वेज तो संस्कृत ही है। हिंदी हिंदी तो हमने संस्कृत से ओरिजिनेट की है, ओरिजिन हुई है। तो दोनों की लिपि इसीलिए सेम है। इसीलिए संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है और हिंदी की भी लिपि देवनागरी ही है। ठीक है, अब आते हैं उर्दू। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। तो हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। आपने देखा होगा कि मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा के जो सिंबल हैं, जो चिन्ह हैं, जो वर्ड्स हैं, वो भी हिंदी से मिलते जुलते हैं। इसीलिए हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती और बहुत सी भाषाएं जो हमारे देश में और बोली जा रही हैं, उन सबकी लिपि ज्यादातर देवनागरी ही है। ठीक है, तो आपको समझ में आया लिपि क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है व्याकरण। व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर। जैसे आपके इंग्लिश में ग्रामर होता है कि आप लिखते हैं पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन सो ऑन। इस तरह से आप बनाते हैं, कई रूल्स होते हैं इंग्लिश में। उसी तरह से हिंदी में भी रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स को प्रॉपर आप कैसे वाक्य आपको बनाना है, कैसे लिखना है, किस भाषा में क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से लिखना है कि आपको बोलने का तरीका गलत ना हो, तो इसी रूल रेगुलेशन को हम व्याकरण कहते हैं, यानी ग्रामर कहते हैं।
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? भाषा के बोलने, पढ़ने और लिखने में व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। भाषा की व्यवस्था के लिए नियम बनाता है व्याकरण। इस प्रकार तो व्याकरण की भाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आपको बात समझ में आई? यानी जैसे इंग्लिश में होता है कि ग्रामर में आपको एक रूल होते हैं कि इसको किस तरीके से आप सेंटेंस को लिखेंगे कि सेंटेंस गलत ना हो, सेम उसी तरह से हिंदी में होता है। तो यानी क्या है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और समझना। यानी कि हमने पहले क्या लिखा, पहले हमने क्या आया, हमारा क्या आया, नाउन आया, प्रोनाउन आया, ये नाउन आया, फिर वर्ब आया, फिर जैसे सब्जेक्ट आया, प्रेडिकेट आया, उसी तरह से हिंदी में भी होता है कि पहले हम क्या लिखेंगे, संज्ञा लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। तो इस प्रोसेस को जो ये कहते हैं कि एक सेंटेंस बनाना, एक वाक्य बनाना, कि इसके बाद आपको ये रखना है, इसके बाद आपको ये रखना है, इसका ये रूल होता है, इसको ये रूल होता है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे करना है। तो ये सारे जो रूल रेगुलेशन होते हैं, इसी को हम बोलते हैं व्याकरण। तो व्याकरण क्या हुआ? व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध तरीके से लिखते हैं। शुद्ध यानी बिल्कुल क्लियर, कोई गलती ना हो लिखने के तरीके में, बोलने के तरीके में और समझने के तरीके में। तो इसी को हम बोलते हैं व्याकरण। तो आपको समझ में आया व्याकरण क्या होता है? देखिए, व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार। वर्ण विचार, जब हम वर्णों के बारे में विचार करते हैं। शब्द विचार, जब हम शब्दों के बारे में विचार करते हैं। वाक्य विचार, जब वाक्यों के बारे में विचार करते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आया? देखिए क्या होता है वर्ण विचार। वर्ण यानी जो हम लेटर्स यूज कर रहे हैं, का, खा, गा, इनको कैसे लिखना है, किसको क्या बोलते हैं, कौन से 2 लेटर मिला के क्या बनेगा, या उस लेटर को हम पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, या उसका क्या रूल है, इसको कैसे साउंड आउट करना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। तो इसके बारे में जो हम थॉट्स रखते हैं, यानी जो हम बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसी को बोलते हैं वर्ण विचार। यानी ग्रामर लिखते समय हम उसको कैसे लिख रहे हैं, या उस वर्ड को क्या बोलते हैं, या कहाँ रखना है, इस तरीके के जो थॉट होता है, जो एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं वर्ण विचार। शब्द विचार क्या है? अब जैसे हमने कोई शब्द बनाया, इस शब्द को आगे रखना है या पीछे रखना है, या वाक्य में कैसा लगेगा। अगर हम जैसे कोई शब्द बना रहे हैं या कोई वाक्य बना रहे हैं, हम उसको शब्दों को इधर उधर कर देते हैं तो वाक्य गलत हो जाता है। अगर हम उसको सही तरीके से कहाँ रखना है, कैसे बोलना है, तो इस सारे थॉट को, इस सारे विचार को, इसी को हम बोलते हैं शब्द विचार। फिर आता है वाक्य विचार। वाक्य जो हम बना रहे हैं, अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ये सेंटेंस ऐसे शुरू करना चाहिए, ये वाक्य ऐसे लिखना चाहिए, इसके बाद ये वाक्य आना चाहिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वाक्यों के बारे में विचार करना, सोचना, कैसे आपको बताना है, कैसे करना है, कैसे लिखना है, तो इसी को हम बोलते हैं वाक्य विचार। तो ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा ये व्याकरण आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।